तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा गुजरात की उसी कड़ी में कमलजीत की कहानी कि कैसे वो शख्स जिसने इतना बड़ा नाम और स्थान गुजरात के अंडरवर्ल्ड में बना लिया था, उसका मर्डर, कत्ल कैसे हो जाता है 1987 में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड के साथ मैं आपको काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। तो कल तक आपने सुना कि पप्पू पठान के साथ, नवाब पठान के बेटे के साथ मिलके, अजमल के साथ मिलके कैसे कमलजीत उनका खास पड़ गया। पप्पू यादव का पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाता है, लेकिन उसका जो पास्ट होता है, जो उसका पिछोकड़ है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसके रहमान के मर्डर के बाद पप्पू पठान उसकी बेल करवा लेता है। और उसके पहले की एक तो आपको किस्से बता दूं कि उसने कितनी दुश्मनियां क्रिएट कर ली थी गुजरात के अंडरवर्ल्ड में कि उसका जीना वाकई ही बहुत मुश्किल हो गया था। एक ज़माने में औरंगज़ेब का, अमीरज़ादा का, समद खान का बहुत अच्छा दोस्त रहा आदमी ऐसा कुछ भटकता है कि दाऊद के साथ मिलके औरंगज़ेब को ही मारने की प्लानिंग बनाने लगा था। 85 के पहले औरंगज़ेब का फाइनली मर्डर होने के पहले की बात है। उस ज़माने के बहुत बड़े सरगना अब्दुल लतीफ़ के घर में रहना होता था, जहाँ पे उसके बाकी साथी भी रहते थे। अब्दुल लतीफ़ उस समय तक करीम लाला और पठान गैंग के काफ़ी करीब था। दाऊद के साथ भले उसकी सीधी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी सिम्पथी, हमदर्दी पठान गैंग के साथ ज़्यादा थी। तो यहाँ के जो जितने पठान भाग के गुजरात में शरण लेते थे, उनको शरण देने का सबसे बड़ा काम अब्दुल लतीफ़ करता था। तो लतीफ़ भाई के नाम से जाने जाने वाला वो शख्स जिसने नवाब खान का पुराना दारू का, ज्वार का जो बिज़नेस चलता था, उसको अपना नया पैरेलल बिज़नेस शुरू करके बराबर की जगह बनाई और एक तरीके से नवाब खान पठान के साथ और उसके बेटों के साथ अब्दुल लतीफ़ की दुश्मनी अंदर खाते चल रही होती है। लेकिन दोनों इतना मजबूत होते हैं कि आमने सामने लड़ाई होने की नौबत नहीं आती। उन्हीं दिनों में दाऊद के बड़े भाई साबिर के 81 के मर्डर के बाद, जमानत वगैरह होने के बाद अमीरज़ादा मारा जाता है और 84 में सब मर जाता है। और ये आदमी औरंगज़ेब मुंबई छोड़ के गुजरात में शरण लेता है और वो शरण का ठिकाना ले दे के फिर वही कालूपुर का सेफ हाउस अब्दुल लतीफ़ का। तो वहाँ पे बैठे बैठे दाऊद अपने लोगों के थ्रू कमलजीत से टच करता है कि तू इसको किस तरह पटाया जाए कि वो अंदर का आदमी है, औरंगज़ेब के करीब है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो औरंगज़ेब को मारना बहुत आसान हो जाएगा। आलम तभी दाऊद की रडार पे था। दाऊद को अपने भाई के कातिल का बदला लेना था। तो जो घर था वो सेफ हाउस, वो एक ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर था। लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। जो टेलीफोन कनेक्शन था उसका एक सेट ऊपर था, एक वो डब्बा जो होता है वो नीचे था। तो लेकिन लाइन एक ही थी, तो उस पर जो भी बात होती थी दोनों सेट से वो सुनी जा सकती थी। तो कोई पहले जो कमलजीत की दाऊद के साथ सेटिंग हुई थी कि तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे और तुम्हें हथियार दिया जाएगा, वो उसमें से कुछ हिस्सा कमलजीत ने ऑलरेडी मंजूर कर लिया था। 38 बोर का वेपन भी प्रक्योर कर लिया था,
जो दाऊद ने उसके तक पहुंचा दिया था, कुछ एडवांस पैसे पहुंचा दिए थे। और लेकिन उसके बाद जब आलमगीर के साथ जो उमर बख्शी का जो मर्डर करते हैं ये लोग, सूरत से उसको पिकअप करके सुरेंद्र नगर में जाके मारते हैं, तो कहीं ना कहीं कमलजीत के मन में, दिल में आलमगीर के साथ जो दोस्ती है वो बरकरार रहती है, और वो नहीं चाहता कि वो पैसे लेके अपने उस दोस्त को मारे। तो दरियापुर में, कालूपुर में, दोनों में से एक कहाँ, जहाँ भी वो पर्टिकुलर गेस्ट हाउस था, वहाँ से वो दाऊद को फ़ोन करता है फर्स्ट फ्लोर से, ये बताने के लिए कि मैं आलमगीर को नहीं मार सकता हूँ। लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं थी कि जब वो बात कर रहा था तो नीचे वाले फ़ोन से अब्दुल लतीफ़ और उसके लोग उसकी बातचीत सुन रहे थे। उनको शक हो गया था इस बात पे, और इसको भी, कमलजीत को भी इस बात का एहसास हो गया कि मेरी बात शायद कहीं और सुनी जा रही है। तो वो हथियार लेके नीचे आता है और आलमगीर के हाथों में हथियार सौंप देता है कि भाई ये हथियार मुझे आपको मारने के लिए दिया गया था, लेकिन मैं आपको नहीं मार सकता। तो देखिए कितना बड़ा एक आपस का अंडरवर्ल्ड के लोगों के क्या असूल होते हैं, क्या जुनून होता है। इस लोगों ने उसको माफ़ कर दिया कि ये आदमी ने, चलो कुछ भी है, लालच से आके कभी कुछ सोचा होगा गलत करने का, लेकिन आज उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन उसके बाद कमलजीत के ऊपर उस पूरे गैंग का वो भरोसा नहीं रहा जो उसके पहले हुआ करता था। तो शक की जो गुंजाइश होती है, जो शक की सुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी के दिल में चुभने लगी थी। तो वो उसी बात का अंत 3 साल के बाद होता है। 87 तक कमलजीत पूरी तरह से नवाब पठान के बेटे पप्पू पठान के साथ मिल गया होता है, और पप्पू ने उसको अपना बॉडीगार्ड रख लिया होता है। और उसका जो बहुत बड़ा जुआर का, जुए का और दारू का अड्डा, वहाँ पे एक शालीमार थिएटर है अहमदाबाद में। शालीमार थिएटर के बिल्कुल सामने एक नवाब चाल है। वो एरिया पूरा वो नवाब खान का ही है। तो वो नवाब चाल जो थी उसमें पूरा जुए का अड्डा और दारू का बहुत बड़ा अड्डा, जिसको जिम खाना कहा जाता है अहमदाबाद की भाषा में, वो चलता था। तो वहाँ पे इसको बैठा दिया गया, और लोग तो डरते थे उससे। लेकिन तब तक कमलजीत का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगा था। वो अपनी बीवी से मारपीट करने लगा, उसको टॉर्चर करने लगा। उसकी 2 बेटियां भी थी छोटी छोटी, 3-4 साल की, उनके साथ भी वो बदतमीजी करता था। लेकिन वो जो एक गैंगस्टर का जो इमेज बन जाता है, तो एक औरत उसके साथ क्या उससे बहस करे, क्या उसका मुकाबला करे। तो ये पूरी फैमिली को ही कोलीवाड़ा से, बॉम्बे से शिफ्ट करके अहमदाबाद ले गया था, और न पप्पू पठान इसको पूरा खर्चा और हथियार दे के रखता था। अब देखिए, आदमी की जब बुरे दिन आते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ भी ख़राब होने लगती है। इसके रोज़ रोज़ के अत्याचार से इसकी बीवी तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों में पप्पू पठान के पास एक घर में काम करता था लड़का, उसका नाम था हरून। तो हरून नाम का लड़का कई बार सामान लेके पप्पू पठान का कमलजीत के घर पे भी जाया करता था। तो उसने कई बार देखा कमलजीत को अपनी बीवी से मार पटाई करते, गाली गलौज करते। तो कहीं ना कहीं वो सिंपथी दिखाते दिखाते कमलजीत की गैर हाजिरी में, तो एक दिन कमलजीत की बीवी ने हरून को बोला कि मेरे ऊपर एहसान करो, मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह से, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं रोज़ मार नहीं खा सकती। तो हरून इसकी बीवी को मौका देखते ही भगा के मुंबई ले आया,
और मुंबई में आप हैरान रह जाओगे सुन के उसको कहाँ रखा। शफ़ी तूफ़ानी जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा खबरी भी था, बदमाश भी था। क्राइम ब्रांच के साथ बहुत अच्छी उसकी सेटिंग थी। यह बात दूसरी है कि बाद में वो क्राइम ब्रांच के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया। पहली पिक्चर जो है उसमें पप्पू खान जो अहमदाबाद का आज अपने बाप का पूरा कारोबार संभाल रहा है, नवाब खान का, उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें वो लाल शर्ट में सेंटर में खड़ा दिखाई दे रहा है और उसके साथ उसके भाई महबूब खान और निसार खान खड़े हैं। और साथ में ही जो उस परिवार की दूसरी पिक्चर है वो किसी और की नहीं, उनके बाप नवाब खान पठान की ही है, जो आजकल जिसके नाम पे नवाब ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ी ग्रुप चल रहा है गुजरात में, उनकी है नवाब खान की। और इसके साथ साथ सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप आज देखेंगे वो हैं शफ़ी तूफ़ानी की। शफ़ी तूफ़ानी जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा खबरी भी था और अंडरवर्ल्ड फिगर भी था और एक बहुत बड़े एनकाउंटर में वो मारा गया था। तो एक तस्वीर शफ़ी तूफ़ानी की है जिसके पास कमलजीत की बीवी ने हारून के साथ आके शरण ली थी। तो देखिए ये सब एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखते रहिए हमारी चैनल। तो शफ़ी तूफ़ानी के पास हारून नाम का वो लड़का कमलजीत की बीवी को लेके पनाह लेता है। उसके बाद क्या हुआ ये बहुत अजीब कहानी है, आपको फिर कहीं किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा। लेकिन बात कर रहे थे कि कमलजीत की मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। हर आदमी से गाली गलौज करना, हथियार दिखा के धमकी देना, चलते फिरते आदमियों को थप्पड़ मार देना, गालियां देना, बदतमीजी करना। उसमें ज़्यादातर लोग वो होते थे जो अब्दुल लतीफ़ के करीब थे। तो उसकी ये ज़्यादतियाँ इतनी बढ़ गई कि उन लोगों को सोचना पड़ा कि अब बहुत हो गया, अब इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई जो चल रही थी वो पप्पू पठान के साथ चल रही थी। उनका मेन निशाना पप्पू पठान था। कमलजीत उनके लिए सेकंड ऑप्शन थी। उन्हीं दिनों में एक पूरा दस्ता मुंबई से खूंखार किस्म के शार्प शूटर, जिनमें सबसे खतरनाक था शमशेर खान पठान उर्फ शरीफ खान उर्फ छोटा दाऊद, उसके साथ आज़ाद पठान, उसके पास साथ 3-4 लड़के, मुन्ना जिस आदमी ने हम मजीद को मारा, तो वो पठान गैंग के लिए बहुत से काम मुन्ना ने किए थे। मुन्ना गुप्ता जिसको बोलते थे, मनेश्वर गुप्ता, वो भी साथ में था। तो ये 6-7 लोगों का गैंग बम्बई से अब्दुल लतीफ़ के सड्डे पे अहमदाबाद पहुंचता है पप्पू पठान को मारने के लिए। अब वहाँ पे एक एरिया है जिसको कहते हैं रायखड़। रायखड़ एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे पठानों की बहुत बड़ी नफरी वहाँ पे रहती है। पठान डोमिनेटेड एरिया है। तो वो पठान नॉर्मली सब के सब एक दूसरे से रिश्ते में भी थे। तो लेकिन क्योंकि उनकी पप्पू पठान से दुश्मनी थी तो उनको काम करना था। तो वहाँ पे एक घर में, रायखड़ एक घर में, जो घर बिल्कुल हवेली के नज़दीक था। हवेली वहाँ पे एक महाराजा बड़ौदा की पुराना महल था, उसका छोटा, उसको शाही हवेली भी कहते हैं। और उस हवेली में आजकल गुजरात का क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, वो सरकार ने टेक ओवर की हुई है। तो क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर जो है वो उस हवेली में है। तो देखिए पठानों की हिम्मत, हवेली के बिल्कुल सामने नज़दीक एक बड़े घर में जो पठान का घर था, वहाँ पे ये 8-10 लोग मुंबई से गए हुए उसके मेहमान ठहरे हुए हैं और प्लानिंग हो रही है कि पप्पू पठान को कैसे मारा जाए। अब देखिए
हालात कैसे बदलते हैं। पप्पू पठान वहाँ से किसी और काम से कहीं जा रहा था और उसको थोड़ा शक हुआ कि कुछ बाहर के लोग, कोई लोकल पठान था, सबको जानता था, कि कुछ लोग बाहर के एक घर के बाहर उसको दिखाई दिए। उसको खतरा तो था, उसको बहुत अलर्ट रहता था। उसको एहसास हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे ही नुकसान देने की कोई प्लानिंग चल रही हो। तो पप्पू पठान का एक ख़ास दोस्त था गज्जू खान पठान। वो वहाँ का बहरामपुरा का कारपोरेटर भी था। तो उसको उसने फ़ोन करके बुलाया और उसको कहा कि तुम जाके, तुम भी पठान हो, वहाँ तुम्हारे काफ़ी दोस्त रहते हैं, वो फ़लाँ फ़लाँ घर में, राय खड़ में, इस जगह पे कुछ बाहर के लोग देखे गए हैं, इंक्वायरी करके आओ क्या माजरा है। तो गज्जू पठान जो है वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे जाता है। वो पठान था, सबको जानता था, कारपोरेटर भी था। तो दुआ सलाम करने के बाद उसको बैठा लिया पठानों ने, आओ बैठो। तो बातचीत करते करते जो घर का मालिक था, जिसके पास ये मुंबई से गए हुए शार्प शूटर सब ठहरे हुए थे, उनको वो लोकल पठान कहता है कि ये अच्छा हुआ ये शख्स आ गया, इसको आप पकड़ के रखो, ये आपको पप्पू नवाब खान तक पहुंचाएगा। और फिर उससे इंक्वायरी शुरू हो गई गज्जू पठान से कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बॉस पप्पू पठान। वो समझ गया कि ये मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है। उसने अपने बॉस के साथ वफादारी दिखाई और बहानेबाजी लगा दी कि आजकल पप्पू पठान एक जगह पे नहीं रहता है, अपना अड्डा बदलता रहता है, कई कई दिन वो नज़र नहीं आता, तो इस तरीके से उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो करते करते बात यहाँ तक आ गई, अच्छा ठीक है, अगर पप्पू पठान नहीं मिलता तो ये बताओ कि उसका खास बॉडीगार्ड जो है कमलजीत, वो कहाँ पे है। तो गज्जू पठान ने बोला उस तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ, वो मुझे मालूम है कहाँ बैठता है। तो गज्जू पठान के बताए हुए एड्रेस पर ये पूरा पठान गैंग, मुंबई से गए हुए शूटर, उस जगह के पहुंचते हैं। जो जगह वो क्लब जो मैंने आपको बताया शालीमार सिनेमा के सामने, वहाँ पे गज्जू पठान उनको लेके जाता है। और देखिए कमलजीत की किस्मत, वो उसका दरवाजे की तरफ पीठ, उसके पास उसका हथियार, जिस हथियार से उसने बहुत लोगों को मारा था, बेरहमी से कत्ल किया था, उसको वो निकालने का मौका नहीं मिला। और ये सब लोग उसको जानते थे, सबके साथ उसने काम किया हुआ था बॉम्बे में पठान गैंग के साथ। तो उसको देखते ही, पहचानते ही इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। छोटा दाऊद ने, शरीफ ने, आज़ाद पठान ने, इन लोगों ने गोलियां चला के उस बार के अंदर, जुए के अड्डे के अंदर कमलजीत को ढेर कर दिया। और इस तरीके से उस शख्स की कहानी का अंत होता है, जो मुंबई के एक छोटे से इलाके साइन कोलीवाड़ा से निकल के पठान गैंग तक पहुंचता है। उसके बाद गुजरात में जाके अपना अड्डा बनाता है, अपना कारोबार वहाँ पे करता है, और आखिर उन्हीं लोगों से हाथ से मारा जाता है जिन लोगों के साथ एक ज़माने में बैठ के वो खाना खाया करता था। तो दोस्तों, ये है अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ गुजरात की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।